चैप्टर एग्रीकल्चर। आइए इस चैप्टर को समझते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब है फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन में एक रैपिड इंक्रीज। ये इंक्रीज हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इरिगेशन और मैकेनाइजेशन के यूज से हुआ। इसे व्हीट, राइस, मेज और सोयाबीन जैसे क्रॉप्स के प्रोडक्शन में सिग्निफिकेंट ग्रोथ हुई। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड। 1960s में इंडिया का व्हीट प्रोडक्शन काफी कम था, स्पेशली डेवलप्ड कंट्रीज के कंपैरिजन में। इसलिए एम एस स्वामीनाथन ने ब्रीडिंग प्रोग्राम्स को शॉर्टर हाई यील्डिंग वैरायटी पर फोकस करने की सलाह दी। नॉर्मन ई बोरलॉग को इंडियन गवर्नमेंट ने 1963 में इनवाइट किया। उन्होंने मेक्सिको से सेमी द्वार्फ वैरायटी को इंडिया के एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए रिकमेंडेड किया, जैसे लर्मा राजो और सोनारा 64 जैसे सेमी द्वार्फ वैरायटी को रिलीज किया गया। ये वैरायटी व्हीट प्रोडक्शन में रिवॉल्यूशन ले आई और सब्सटेंशियल यील्ड इंक्रीज देखी गई। अब फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज। पेस्टिसाइड ये केमिकल क्रॉप को पेस्ट से बचाने के लिए डेवलप किए गए हैं। इससे क्रॉप का यील्ड इंक्रीज हुआ क्योंकि पेस्ट की वजह से डैमेज कम हो गया। फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर को प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करने, रूट और सीड को डेवलप करने और डिजीज और वाटर स्ट्रेस से प्लांट को बचाने के लिए यूज किया गया। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर ये प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। फॉस्फेट फर्टिलाइजर ये रूट, प्लांट और सीड की डेवलपमेंट में मदद करते हैं। पोटासियम फर्टिलाइजर ये प्लांट को डिजीज और वेदर रिलेटेड स्ट्रेस से बचाने में मददगार होते हैं। अब मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। लेबर शॉर्टेज को एड्रेस करने के लिए फार्म मैकेनाइजेशन का यूज शुरू किया गया। इससे एग्रीकल्चरल ऑपरेशन ज्यादा एफिशिएंटली होने लगे। मशीन्स जैसे वाटर पंप, प्लॉग, कंबाइन हार्वेस्टर, लैंड ट्रेल, लेवरर, कल्टीवेटर्स, स्प्रेयर, रीपर्स, थ्रेशर, ट्रोल और पिकर्स का यूज बढ़ गया। इरिगेशन। हाई यील्डिंग वैरायटी को सब्सटेंशियल वाटर की जरूरत होती है, इसलिए इरिगेशन का यूज काफी जरूरी हो गया। इरिगेशन मेथड को देखते हैं। वेल ये प्लेन रीजन में यूज होते हैं, जैसे पंजाब हरियाणा रीजन में। कैनाल्स ये साउथ इंडिया और गंगा यमुना रीजन में पॉपुलर है। रिवर लिफ्ट सिस्टम ये ज्यादातर साउथ इंडिया में यूज होते हैं। टैंक्स ये इंडिया के छोटे कैचमेंट एरिया में यूज किए जाते हैं। अब बात करते हैं ब्रिंगिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन इन ईस्टर्न इंडिया एंड सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन। ईस्टर्न इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन को देखते हैं। ब्रिंगिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन इन ईस्टर्न इंडिया का मतलब है का मेन एम है राइस बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना, जो कि ईस्टर्न इंडिया में काफी लो थी। ईस्टर्न इंडिया में एग्रीकल्चर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए कुछ रिसर्च सेंटर एस्टेब्लिश किए गए, जैसे IARI हजारीबाग जो कि झारखंड में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी रांची, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड फार्मिंग मोतिहारी बिहार। ये सेंटर रिसर्च को स्ट्रेंथ करते हैं और टेक्नोलॉजी को ईस्टर्न इंडिया के लिए सुटेबल बनाते हैं। फोकस एरिया की बात करें तो BGREI का फोकस है 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पर, जैसे आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, ईस्टर्न यूपी, वेस्ट बंगाल। इन एरिया में राइस और व्हीट की ईल्ड को मैक्सिमाइज करने के लिए एग्रोनॉमी, वाटर हार्वेस्टिंग और कंजर्वेशन पे फोकस किया जाता है। अब सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन को देखते हैं। सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन का गोल है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को क्रिएट करना, जिसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का यूज होगा। रीजनल की बात करें तो पॉपुलेशन ग्रोथ और लैंड रिसोर्सेज ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से फ्यूचर फूड सिक्योरिटी को थ्रेट है, क्योंकि रूरल पॉपुलेशन का मेजोरिटी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। चैलेंजेस फ्रॉम फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन को देखते हैं। रेनफेड एरिया में लिमिटेड एक्सेस थी। एनवायरमेंटल कंसेक्वेंसेस जैसे ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, पोल्यूशन और यूट्रोफिकेशन भी देखे गए थे। स्टेगनेंट एग्रीकल्चर ग्रोथ को देखते हैं। एग्रीकल्चर ग्रोथ अब थोड़ा स्लो हो गया है और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को लेकर भी कंसर्न है रिगार्डिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इकोलॉजिकल और हेल्थ इम्पैक्ट।
क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग से प्रोडक्टिव कोस्टल लैंड का लॉस हो सकता है ड्यू टू राइजिंग सी लेवल, इसलिए एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है। अब गोल ऑफ सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन को देखते हैं। इनहैंस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन का एम है एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को इनहैंस करना और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेवलप को प्रमोट करना। एम्पावर वुमेन, वुमेन को एम्पावर करना और उनको एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्किल देना। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को प्रायोरिटी देना और डिग्रेडेड लैंड को रिक्लेम करना जो इरिगेशन फैसिलिटी से दूर है। अब स्ट्रेटेजीज फॉर सक्सेस को देखते हैं। प्रिसीजन एग्रीकल्चर, डाटा का यूज करके रिसोर्स जैसे वाटर और फर्टिलाइजर को एफिशिएंटली एलोकेट करना। सॉइल टेस्टिंग से न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना। मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन का यूज फार्मर को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करने के लिए किया गया। एफिशिएंट वाटर यूज, लेसर लेवलिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके फील्ड को फ्लैट बनाया जाता है जिससे वाटर यूजेज रिड्यूस होता है और क्रॉप यील्ड इम्प्रूव होती है। एडिशनल वाटर सोर्स डेवलप किए जाते हैं जैसे ट्यूबवेल, डगवेल और फार्म पॉन्ड्स। फ्लड ड्रॉट और सैलिनिटी टॉलरेंट राइस वैरायटी को प्रमोट किया जाता है। ड्रम्स सीडर का यूज टाइमली प्लांटिंग के लिए होता है, स्पेशली डायरेक्ट सीडेड राइस के लिए। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, इम्प्रूव क्रॉप वैरायटी और कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस को एडॉप्ट किया जाता है ताकि इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी हो। सॉइल मैनेजमेंट पे एम्फेसाइज दिया जाता है थ्रू एप्रोप्रिएट टीलेज मेथड। ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग टेक्निक को इनकरेज किया जाता है जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। अब बात करते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब है ऐसे फार्मिंग टेक्निक का यूज करना जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे, पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखे और ह्यूमन और एनिमल वेलफेयर को भी इंश्योर करे। इसका गोल है कि हम ऐसे मेथड एडॉप्ट करें जो लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करे बिना नेचुरल रिसोर्सेज को ज्यादा कंज्यूम किए। एग्जाम्पल जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये फार्मिंग केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज नहीं करती बल्कि नेचुरल मेथड को फॉलो करती है। प्रिसीजन फार्मिंग, यह टेक्नोलॉजी का यूज करती है जैसे सेंसर और जीपीएस ताकि हर प्लांट को जरूरत के हिसाब से वाटर और न्यूट्रिएंट्स मिल सके। अब मोनोकल्चर एंड मिक्स्ड फार्मिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग। मोनोकल्चर, मोनोकल्चर का मतलब है एक ही टाइप का क्रॉप जैसे सिर्फ बीट या राइस बहुत बड़े एरिया में उगाना। ये मेथड ज्यादा फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और वाटर का यूज करती है जो इन्वायरमेंट और इकोनॉमी दोनों के लिए हार्मफुल हो सकता है। इससे सॉइल की फर्टिलिटी भी कम हो सकती है और बायोडाइवर्सिटी भी डिक्रीज हो सकती है। स्ट्रिप फार्मिंग, इसमें मेन क्रॉप को वाइडली स्पेस्ड रो में उगाया जाता है और उनके बीच में दूसरे क्रॉप भी उगाए जाते हैं। ये मेथड इरोजन को रोकने में मदद करती है, स्पेशली वाटर इरोजन। अब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अब हम बात करते हैं कुछ सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए एग्रीकल्चर को ज्यादा प्रोडक्टिव बनाते हैं, जैसे मिक्स्ड क्रॉपिंग और डाइवर्स क्रॉपिंग। इसमें लॉन्ग ड्यूरेशन और शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप को एक साथ उगाया जाता है। ये क्रॉप फेल्यूर का रिस्क कम करता है, नेचुरल पेस्ट कंट्रोल को प्रमोट करता है और वाटर और फर्टिलाइजर का यूज भी कम होता है। ये मोनोकल्चर के कंपैरिजन में ज्यादा बेनिफिशियल है। क्रॉप रोटेशन, मल्टीपल क्रॉपिंग, इसमें एक साल के अंदर अलग अलग क्रॉप को एक ही फील्ड में उगाया जाता है। ये सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है, पेस्ट और डिजीज को कंट्रोल करता है और इरोजन को रोकता है। बेस्ट प्रैक्टिसेस ये है कि लेग्यूमिनस क्रॉप जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं को नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप के पहले उगाया जाता है। मिक्स्ड फार्मिंग, ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें क्रॉप और लाइव स्टॉक को कंबाइन किया जाता है। ये सॉइल क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, इरोजन को रिड्यूस करता है और ज्यादा फ्लेक्सिबल फीडिंग और मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। सॉइल मैनेजमेंट, ये प्रैक्टिसेस जैसे कवर क्रॉप, कंपोस्टिंग और रिड्यूस टिलेज सॉइल की हेल्थ को प्रोटेक्ट करते हैं
और उसकी प्रोडक्टिविटी को लॉन्ग टर्म तक मेंटेन करते हैं। अब स्पेशल टेक्निक फॉर सस्टेनेबिलिटी को देखते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग, ये एक मेथड है जिसमें अर्थवर्म का यूज करके ऑर्गेनिक वेस्ट को रिसाइकल किया जाता है। ये मेथड काफी इफिशियंट है और ऑर्गेनिक रेसिड्यू को कंपोस्ट में कन्वर्ट करता है, जो सॉइल के लिए बेनिफिशियल होता है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट आईपीएम, आईपीएम एक स्ट्रेटेजी है जिसमें पेस्ट और क्रॉप को एक इकोलॉजिकल सिस्टम के पार्ट के रूप में ट्रीट किया जाता है। इसका मेन गोल ये नहीं है कि पेस्ट को पूरी तरह से इलिमिनेट किया जाए, बल्कि उनको कंट्रोल किया जाए। इसमें बायोलॉजिकल कंट्रोल, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस और केमिकल मेथड का यूज होता है। बायोलॉजिकल कंट्रोल, इसमें नेचुरल प्रेडेटर, पैरासाइट्स और पैथोजन का यूज किया जाता है जो पेस्ट को कंट्रोल करते हैं, जैसे प्रेडेटरी माइट्स जो रेड स्पाइडर माइट्स को ककम्बर प्लांट से प्लांट पे कंट्रोल करते हैं। कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, जैसे क्रॉप रोटेशन, पॉलीकल्चर और इंटरक्रॉपिंग से पेस्ट कंट्रोल होता है। इन प्रैक्टिसेस से केमिकल इंसेक्टिसाइड का यूज मिनिमाइज होता है और प्लांट बेस्ड इंसेक्टिसाइड जैसे पैरेथ्रम और नीम प्रोडक्ट को लास्ट रिजोर्ट के रूप में यूज किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीएम क्रॉप जैसे बीटी कॉटन को डेवलप किया गया है जो पेस्ट से नेचुरली रेजिस्टेंट होती है, क्योंकि इनमें बैसिलस थ्रियोजेनेसिस जीन होते हैं। अब क्यों सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जरूरी है, इसको देखते हैं। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये मेथड एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करते हैं, जैसे सॉइल इरोजन, वाटर डिप्लीशन और पोल्यूशन को रोकना। पब्लिक हेल्थ, केमिकल फ्री फार्मिंग से हेल्थ रिस्क रिड्यूस होते हैं और टॉक्सिक केमिकल का एक्सपोजर कम होता है। लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस से लॉन्ग टर्म सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन होती है और हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर बना सकते हैं। अब बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट इन प्लांट। प्लांट न्यूट्रिएंट्स का इंपॉर्टेंस को देखते हैं। प्लांट को ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए 17 एसेंशियल एलिमेंट चाहिए होते हैं। इनमें से कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट को ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट को ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये वो न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट को कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, लेकिन फिर भी इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को डिटेल में देखते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को समझना जरूरी है क्योंकि ये प्लांट की बेसिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद करते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन से 9 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और उनका रोल क्या है। फर्स्ट, कार्बन। एटमॉस्फेयर से CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। इसका रोल है, ये प्लांट के बायोमोलिकुल्स जैसे प्रोटीन, स्टार्चेज और सेलुलोज का मेजर कंपोनेंट होता है। ये फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है। हाइड्रोजन, इसका सोर्स है वाटर। रोल की बात करें तो ये भी प्लांट के बायोमोलिकुल्स का पार्ट होता है और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में एसेंशियल होता है। ऑक्सीजन, इसकी सोर्स एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड है। रोल की बात करें तो ये प्लांट के सेलुलर रेस्पिरेशन में मदद करता है जो रात के टाइम होता है। इस प्रोसेस में प्लांट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। नाइट्रोजन, सोर्स इसका है सॉइल। रोल इसका यह है कि ये प्लांट के सेल, प्रोटीन, हार्मोन्स और क्लोरोफिल का बेस एलिमेंट होता है। नाइट्रोजन की कमी से प्लांट का ग्रोथ स्लो हो सकता है। फास्फोरस, इसकी सोर्स भी सॉइल है। ये डीएनए, आरएनए, एटीपी और एनर्जी ट्रांसफर में हेल्प करता है। फास्फोरस की कमी से प्लांट का रूट डेवलपमेंट और फ्लावरिंग इम्पैक्ट हो सकता है। पोटासियम, इसका सोर्स सॉइल है। ये वाटर अपटेक, एंजाइम एक्टिवेशन और फोटोसिंथेसिस को रेगुलेट करता है। पोटासियम की कमी से प्लांट में वाटर स्ट्रेस हो सकता है। कैल्शियम का सोर्स सॉइल है और ये सेल वॉल का स्ट्रक्चर कंपोनेंट होता है और एंजाइम एक्टिवेशन में मदद करता है। कैल्शियम की कमी से प्लांट सेल वीक हो सकता है। सल्फर, इसका सोर्स सॉइल है। ये एमिनो एसिड और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जरूरी है।
सल्फर की कमी से प्लांट का ग्रोथ स्लो हो सकता है। मैग्नीशियम, ये भी सॉइल से ऑब्जर्व होता है और इसका रोल ये है कि ये क्लोरोफिल का कंपोनेंट होता है और एंजाइम एक्टिवेशन में मदद करता है। मैग्नीशियम की कमी से प्लांट की फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इफेक्ट हो सकती है। अब बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट को कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, लेकिन इनका रोल इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट की ओवरऑल हेल्थ और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट में आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, बोरोन, क्लोरीन, निकेल आते हैं। अब न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस को देखते हैं। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का मेन गोल ये होता है कि प्लांट को उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलें। ये इंश्योर करता है कि प्लांट को उनके ग्रोथ के लिए सभी जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन हो रही है, क्रॉप यील्ड को मैक्सिमाइज किया जा सकता है। अगर न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस प्रॉपरली मैनेज ना किया जाए तो प्लांट को डिफिशियंसी हो सकती है, जो उनकी ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करती है। जैसे अगर नाइट्रोजन की कमी होती है तो प्लांट का ग्रोथ स्लो हो जाता है, और अगर फास्फोरस की कमी होती है तो रूट डेवलपमेंट और फ्लावरिंग में इम्पैक्ट पड़ता है। अब बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और उसके रोल की। आयरन, आयरन प्लांट के ग्रोथ रेगुलेशन में इम्पोर्टेंट होता है। ये क्लोरोफिल जो प्लांट को ग्रीन कलर देता है और प्रोटीन सिंथेसिस में क्रूशियल रोल प्ले करता है। अगर आयरन की कमी हो तो प्लांट का ग्रोथ स्लो हो सकता है और क्लोरोसिस यानी कि येलोविंग ऑफ लीफ हो सकता है। मैग्नीज, मैग्नीज फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। यह प्लांट के ओवरऑल ग्रोथ को भी इनहेंस करता है। मैग्नीज की कमी से प्लांट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इफेक्ट हो सकता है और उनका ग्रोथ स्लो हो सकता है। कॉपर, कॉपर एंजाइम के फॉर्मेशन में इम्पोर्टेंट है। यह रेस्पिरेटरी एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, जो प्लांट के एनर्जी प्रोडक्शन में मदद करता है। अगर कॉपर की कमी हो तो प्लांट का मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है। जिंक, जिंक हार्मोन प्रोडक्शन में मदद करता है, जो स्टेम और लीफ एक्सपेंशन को प्रमोट करता है। ये प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है। अगर जिंक की कमी हो तो प्लांट के स्टेम और लीव्स का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता। बोरॉन, बोरॉन सेल वॉल फॉर्मेशन में मदद करता है, स्पेशली ग्रोविंग टिश्यू में। ये कैल्शियम अपटेक को भी असिस्ट करता है, जो प्लांट के हेल्थ के लिए जरूरी है। बोरॉन की कमी से प्लांट के टिश्यू वीक हो सकते हैं और उनकी ग्रोथ इफेक्ट हो सकती है। मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम एंजाइम नाइट्रेट रिडक्टेज की सिंथेसिस में इम्पोर्टेंट होता है। यह नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को लेग्यूम में हेल्प करता है। मोलिब्डेनम की कमी से नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस स्लो हो सकता है, जो प्लांट के लिए जरूरी है। निकल, निकल नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट के लिए जरूरी है। ये यूरिया टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करता है। निकल की कमी से नाइट्रोजन फिक्सेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, जो प्लांट के लिए एसेंशियल है। क्लोरीन, क्लोरीन ग्रोथ, ऑस्मोटिक रेगुलेशन और स्टोमाटल फंक्शन में मदद करता है। ये डिजीज रेजिस्टेंट में भी हेल्प करता है। क्लोरीन की कमी से प्लांट का ग्रोथ अफेक्टेड हो सकता है और उनके डिजीज रेजिस्टेंट कैपेसिटी भी कम हो सकती है। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का सोर्सेस को देखते हैं। सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्लांट सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। सॉइल में ही ये न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं और प्लांट उन्हें अपनी ग्रोथ के लिए यूज करते हैं। सॉइल की फर्टिलिटी और न्यूट्रिएंट्स बैलेंस को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, ताकि प्लांट को रिक्वायर्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल सके। अब बात करते हैं फर्टिलाइजर सब्सिडी और उनके कंसेक्वेंसेस को। फर्टिलाइजर सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडीज का मतलब है कि गवर्नमेंट फर्टिलाइजर को फार्मर को सस्ती प्राइस पर देने के लिए उन्हें सब्सिडी देती है। सब्सिडी का फायदा ये होता है कि फार्मर को यूरिया और दूसरे फर्टिलाइजर कम पैसे में मिलते हैं, जो उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करता है और उनका प्रॉफिट बढ़ाता है। यूरिया और उसके रोल को देखते हैं। यूरिया एक नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है जो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन कंटेंट रखता है। नाइट्रोजन प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये उनकी ग्रोथ को प्रमोट करता है। यूरिया को सॉइल में डालने पर ये एमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, जो प्लांट के लिए
इजिली अवेलेबल होता है, एमोनियम में यानी कि NH4+ में कन्वर्ट होता है। यूरिया सब्सिडी स्कीम, गवर्नमेंट यूरिया को एक फिक्स प्राइस पे बेचने के लिए सब्सिडी देती है। यह प्राइस फार्मर के लिए अफोर्डेबल बनाने के लिए होता है। गवर्नमेंट यूरिया मैन्युफैक्चरर को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के थ्रू सब्सिडी देती है, जिसका फायदा अल्टीमेटली फार्मर को होता है, जो यूरिया को मार्केट प्राइस से कम में खरीदते हैं। अब न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम को देखते हैं। न्यूट्रिएंट्स बेस्ड सब्सिडी स्कीम 2010 में शुरू हुई थी। इसमें फर्टिलाइजर को उनके न्यूट्रिएंट्स के बेसिस पर सब्सिडी दी जाती है। ये न्यूट्रिएंट्स है नाइट्रोजन, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी होता है, फॉस्फेट, जो रूट डेवलपमेंट और फ्लावरिंग में मदद करता है, पोटास, जो प्लांट के डिजीज रेजिस्टेंट और वाटर अपटेक में हेल्प करता है, सल्फर, जो प्रोटीन सिंथेसिस और ग्रोथ में मदद करता है। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी के तहत गवर्नमेंट फर्टिलाइजर को सब्सिडाइज रेट पे प्रोवाइड करती है, जिसमें सेकेंडरी और मैक्रोन्यूट्रिएंट जैसे जिंक, बोरोन, आयरन भी इंक्लूड होते हैं। यूरिया को न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी में इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि यूरिया ऑलरेडी प्राइस कंट्रोल में है। अब फर्टिलाइजर सब्सिडी स्कीम के इश्यूज को देखते हैं, प्रॉब्लम को। इम्बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर, यूरिया का प्राइस कंट्रोल है, लेकिन दूसरे फर्टिलाइजर जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी के अंदर आते हैं, उनका प्राइस मार्केट के हिसाब से होता है। इस वजह से यूरिया का ज्यादा यूज होता है, क्योंकि वो सस्ता मिलता है। नॉन यूरिया फर्टिलाइजर लाइक पोटास, फॉस्फेट का प्राइस ज्यादा होने की वजह से फार्मर उनका यूज कम करते हैं, जो कि फर्टिलाइजर इम्बैलेंस क्रिएट करता है। ये इम्बैलेंस सॉइल हेल्थ को हार्म करता है और क्रॉप यील्ड को भी इफेक्ट करता है। इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिक कॉस्ट, फर्टिलाइजर सब्सिडी, जो फूड सब्सिडी के बाद सेकेंड लार्जेस्ट सब्सिडी है, का ओवर यूज हो रहा है। फार्मर को फर्टिलाइजर ओवर यूज करने के लिए इंसेंटिवाइज किया जाता है, जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को बढ़ाता है। ओवर यूज से सॉइल हेल्थ डिग्रेडेशन, वाटर पोल्यूशन और नाइट्रस ऑक्साइड इमिशन जैसे इन्वायरमेंटल इशू हो सकते हैं। ये इशू ग्लोबल वार्मिंग को भी कंट्रीब्यूट करते हैं। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया। इंडिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग काफी पॉपुलर हो रही है और हम दुनिया में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मर रखते हैं। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि ये हमारे लिए सस्टेनेबल फार्मिंग और हेल्दियर क्रॉप का सिग्नल है। सिक्किम ने 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग का स्टेटस अचीव किया है, मतलब पूरा स्टेट अब ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिस फॉलो करता है। लक्षद्वीप भी पहला यूनियन टेरिटरीज है जहां 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग हुई है। आसाम, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड जैसे स्टेट से मेजर ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट होते हैं। ये स्टेट ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। टॉप 3 स्टेट जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में आगे हैं, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रिंसिपल को देखते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मेन गोल है नेचुरल और सस्टेनेबल मेथड से फार्मिंग करना। ये कुछ की प्रिंसिपल जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में फॉलो किए जाते हैं, जैसे अवॉइडेंस ऑफ सिंथेटिक इनपुट। ऑर्गेनिक फार्मिंग में सिंथेटिक फर्टिलाइजर जैसे केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ग्रोथ रेगुलेटर और लाइव स्टॉक फीड एडिटिव्स का यूज नहीं होता। ये केमिकल सॉइल और एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं। नेचुरल मेथड का यूज, इसमें क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रेसिड्यू, एनिमल मैन्यूर, लेग्यूम्स, ग्रीन मैन्यूर्स, बायो फर्टिलाइजर और मिनरल बेयरिंग रॉक्स जैसे नेचुरल मेथड का यूज होता है, ताकि सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन हो सके। ऑर्गेनिक फार्मिंग में सॉइल को नॉरिश करना इंपॉर्टेंट होता है। ये माइक्रोबियल इनहेबिटेंट यानी कि सॉइल में जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं को हेल्दी रखने के लिए कवर क्रॉप, कंपोस्ट और बायोलॉजिकली बेस्ड सॉइल अमेंडमेंट्स यूज किए जाते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में पेस्ट और डिजीज कंट्रोल का फोकस प्रिवेंशन पर होता है। अच्छी प्लांट न्यूट्रिशन और मैनेजमेंट के थ्रू प्लांट को हेल्दी बनाया जाता है, ताकि उन्हें डिजीज और पेस्ट फ्री का रिस्क कम हो। अब पेस्ट और डिजीज कंट्रोल ऑर्गेनिक फार्मिंग में देखते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में पेस्ट और डिजीज को कंट्रोल करने के लिए नेचुरल मेथड का यूज होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज हैं जो
ऑर्गेनिक फार्मिंग में फॉलो की जाती है, जैसे गुड प्लांट न्यूट्रिशन एंड मैनेजमेंट। अच्छी न्यूट्रिएंट्स और प्रॉपर मैनेजमेंट से प्लांट को स्ट्रांग बनाया जाता है, जो नेचुरली पेस्ट और डिजीज से बचने में मदद करते हैं। कवर क्रॉप और क्रॉप रोटेशन का यूज। ये मेथड वीड, इंसेक्ट और डिजीज ऑर्गेनिज्म के लिए हैबिटेट को डिस्टर्ब करते हैं। इससे पेस्ट पॉपुलेशन कंट्रोल में रहती है। बेनिफिशियल इंसेक्ट एंड सॉइल ऑर्गेनिज्म यूज। ऑर्गेनिक फार्मिंग में बेनिफिशियल इंसेक्ट जैसे लेडी बग्स और सॉइल ऑर्गेनिज्म जो नेचुरल प्रेडेटर होते हैं का यूज होता है, जो पेस्ट को कंट्रोल करते हैं। इंसेक्ट प्रेडेटर एंड मेटिंग डिस्ट्रप्शन। अगर पेस्ट पॉपुलेशन आउट ऑफ बैलेंस हो जाती है तो ऑर्गेनिक फार्मर इंसेक्ट प्रेडेटर, मेटिंग डिस्टर्ब, ट्रैप और बैरियर का यूज करते हैं ताकि पेस्ट को कंट्रोल किया जा सके। वीड कंट्रोल। वीड को कंट्रोल करने के लिए क्रॉप रोटेशन, मैकेनिकल टीलेज, हैंड वीडिंग, कवर क्रॉप, मल्चेज और फ्लेम वीडिंग जैसे मेथड का यूज किया जाता है। अब कुछ की टर्म्स को देख लेते हैं। कवर क्रॉप। ये क्रॉप जो सॉइल को कवर करते हैं, उनका यूज सॉइल इरोजन को रोकना, वीड को कंट्रोल करना और सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए होता है। कंपोस्ट। ये ऑर्गेनिक वेस्ट का डिकम्पोजिशन होता है जो सॉइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं बायो फर्टिलाइजर इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। बायो फर्टिलाइजर एक ऐसा फर्टिलाइजर होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, अल्गी, फंगा का यूज करते हैं, जो सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं और क्रॉप की ग्रोथ को इनहेंस करते हैं। ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये रिन्यूएबल इनपुट का यूज करते हैं और इन्वायरमेंट पर कम इम्पैक्ट डालते हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब है ऐसे फार्मिंग प्रैक्टिसेस जो इन्वायरमेंट को हार्म ना पहुंचाए और रिसोर्स को एफिशिएंटली यूज करे। बायो फर्टिलाइजर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने, फास्फोरस को सोल्यूबलाइज करने, ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करने और सल्फर को ऑक्सीडाइज करने में मदद करते हैं। ये सब प्रोसेस सॉइल को फर्टाइल बनाने में मदद करते हैं। अब बायो फर्टिलाइजर के बेनिफिट्स को देखते हैं। क्रॉप की ग्रोथ और यील्ड को इनहेंस करते हैं, सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, पोल्यूशन को रिड्यूस करते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स के टाइप को देखते हैं। राइजोबियम बायो फर्टिलाइजर। राइजोबियम एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है जो लेग्यूम प्लांट जैसे दाल, पीज के रूट में नोड्यूल्स बनाता है। ये रूट नोड्यूल्स एक तरह से मिनिएचर नाइट्रोजन फैक्ट्री होते हैं। राइजोबियम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है और सॉइल में रिलीज करता है, जो प्लांट के लिए फर्टिलाइजर का काम करता है। राइजोबियम को लेग्यूमिनस क्रॉप के साथ यूज करना बेस्ट है क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्स करने में मदद करता है जो इन क्रॉप्स को जरूरत होती है। एजेटोवेक्टर बायो फर्टिलाइजर। एजेटोवेक्टर एक एरोबिक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर है। ये राइजोस्फीयर यानी कि प्लांट रूट के आसपास का एरिया में ग्रो करता है और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है बिना किसी सिम्बायोसिस के। एजेटोवेक्टर ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है जो प्लांट की ग्रोथ और यील्ड को इनहेंस करता है। एजेटोवेक्टर को नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप के लिए यूज किया जाता है जो नाइट्रोजन फिक्स करने में मदद करता है। अब एजोस्पेरिलम बायो फर्टिलाइजर। एजोस्पेरिलम भी एक एरोबिक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर है, लेकिन ये एसोसिएटिव सिम्बायोटिक में प्लांट के रूट के सरफेस पर रहता है। ये प्लांट के ग्रोथ को प्रमोट करता है, उन्हें ग्रोथ हार्मोन और विटामिन सप्लाई करता है और क्रॉप यील्ड को बढ़ाता है। एजोस्पेरिलम को ग्रेन्स और सीरियल जैसे क्रॉप के लिए यूज किया जाता है। अब ब्लू ग्रीन अलगी। ब्लू ग्रीन अलगी जैसे नोस्टॉक और एनीबेना फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ये फ्लडेड राइस फील्ड में नाइट्रोजन बायो फर्टिलाइजर के रूप में काम करते हैं। ये अलगी राइस फील्ड में नाइट्रोजन फिक्स करते हैं और राइस प्लांट को नाइट्रोजन सप्लाई करते हैं। ब्लू ग्रीन अलगी का यूज फ्लडेड राइस फील्ड में किया जाता है जो नाइट्रोजन की जरूरत होती है। अब बात करते हैं
कुछ की टर्म्स की। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये एक प्रोसेस है जिसमें बैक्टीरिया प्लांट के रूट के साथ मिलकर नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ये नाइट्रोजन प्लांट के लिए अवेलेबल हो जाता है। एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, जैसे एजिटोबैक्टर और एजोस्पेरलम में होता है। ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करते हैं। राइजोस्फीयर, ये प्लांट के रूट के आसपास का एरिया होता है जहां पे बैक्टीरिया और फंगाई का इंटरेक्शन होता है और ये सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है। एसोसिएटिव सिम्बायोसिस, ये एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं एजोला बायोफर्टिलाइजर। एजोला एक वाटर फर्न है जो ब्लू ग्रीन अल्गी एनिमिना को कंटेन करता है। ये अल्गी नाइट्रोजन फिक्स करने में मदद करता है जो प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है। अब जब एजोला वेट होता है तो ये 2 to 3% नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है और ऑर्गेनिक मैटर भी प्रोड्यूस करता है जो सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है। एजोला को राइस फील्ड में यूज किया जाता है, लेकिन वाटर अवेलेबिलिटी एक चैलेंज हो सकता है, स्पेशली समर में जब पानी की कमी हो सकती है। फॉस्फोरस सोल्यूबाइजिंग बायोफर्टिलाइजर, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो इमोबिलाइज फॉस्फोरस को सोल्यूबलाइज करते हैं, यानी जो फॉस्फोरस सॉइल में लॉक्ड होता है उसे अवेलेबल बनाते हैं ताकि प्लांट उसे ऑब्जर्व कर सके। फॉस्फोरस प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है और ये राइजोबियम के लिए भी जरूरी है जो लेग्यूमिनस प्लांट के लिए नाइट्रोजन फिक्स करता है। ये बायोफर्टिलाइजर फॉस्फोरस अवेलेबिलिटी को इनहेंस करता है जो क्रॉप की हेल्दी ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। अब माइकोराइजल फंगल बायोफर्टिलाइजर, माइकोराइजल फंगाई नेचुरली फॉरेस्ट ट्री और क्रॉप के रूट पे पाए जाते हैं। ये फंगाई प्लांट के रूट से अटैच होकर डिजीज रेजिस्टेंट, ड्राउट और सैलिनिटी रेजिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं। ये फंगाई फॉस्फोरस को डिसॉल्व करते हैं और प्लांट को न्यूट्रिएंट्स अपटेक में मदद करते हैं, जिससे प्लांट की ग्रोथ इंप्रूव होती है। माइकोराइजल फंगाई का यूज करने से सॉइल की न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन इंप्रूव होती है और ये फंगाई प्लांट को एक्सटर्नल स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करता है। अब कंपोस्ट टी एक एरोबिक वाटर सॉल्यूशन होता है जिसमें माइक्रो पॉपुलेशन एक्सट्रैक्शन होती है फ्रॉम कंपोस्ट। ये लिक्विड फर्टिलाइजर है जो लीफ सरफेस पे स्प्रे किया जाता है। कंपोस्ट टी में बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ और निमाटोड्स होते हैं जो प्लांट के लिए बेनिफिशियल होते हैं। कंपोस्ट टी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ को प्रमोट करता है और प्लांट को डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। अब बायोचार एक टाइप का चारकोल होता है जो बायोमास यानी कि ऑर्गेनिक मैटर को पैरालिसिस प्रोसेस से डिकम्पोज करके बनाया जाता है। इस प्रोसेस में लो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में बायोमास को हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है। ये सॉइल में स्प्रेड किए जाते हैं और इसके एग्रीकल्चरल और इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स होते हैं। अब एग्रीकल्चरल बेनिफिट्स बायोचार को देखते हैं। क्रॉप यील्ड को इंक्रीज करता है, स्पेशली पुअर सॉइल कंडीशन में। फर्टिलाइजर रन अप और लीचिंग को प्रिवेंट करता है, जिससे एक्सेसिव फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ती। मॉइस्चर रिटेंशन में मदद करता है, जो ड्राउट कंडीशन में प्लांट के लिए बेनिफिशियल है। मार्जिनल सॉइल को ऑर्गेनिक कार्बन से रिप्लेनिश करता है। सॉइल के माइक्रोब्स, पार्टिकुलरली माइकोराइजल फंगाई, को ग्रोथ करने में मदद करता है। सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है और एसिडिक सॉइल की एसिडिटी को भी रिड्यूस करता है। अब इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स ऑफ बायोचार कार्बन इमिशन को सेक्वेस्टर करता है, यानी ये स्टेबल कार्बन सिंक बनाता है जो एटमॉस्फेरिक CO2 को एब्जॉर्ब करता है। ये सॉइल में कार्बन कंटेंट को परमानेंटली इंक्रीज करता है। बायो एनर्जी प्रोडक्शन और बायोफ्यूल प्रोडक्शन के लिए क्रॉप लैंड यूज करने से जो कार्बन लॉस होते हैं उसे भी ये एड्रेस करता है। अब कुछ की टर्म्स को देख लेते हैं। पायरोलाइसिस, ये एक प्रोसेस है जिसमें बायोमास को हाई टेम्परेचर पे लो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में हीट किया जाता है, जिससे बायोचार बनता है।
नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये एक प्रोसेस है जिसमें नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से सॉइल में कन्वर्ट किया जाता है। सोल्यूबिलाइजेशन, ये प्रोसेस है जिसमें किसी सब्सटेंस को सोल्यूबल बनाया जाता है, जैसे फास्फोरस को सॉइल में अवेलेबल बनाने के लिए सोल्यूबलाइज करना। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए स्कीम्स को देखते हैं। मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, MOVCD। MOVCD एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर आता है। ये स्कीम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए बनाई गई है। इसका मेन गोल है सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन को वैल्यू चेन मोड में डेवलप करना, जिसमें इनपुट, सीड, मार्केटिंग और ब्रांड बिल्डिंग सब इंक्लूडेड है। ये स्कीम नॉर्थ ईस्ट के फार्मर को ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए एक कंप्लीट सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करती है, जिससे उनका प्रोडक्शन और इनकम दोनों इंक्रीज हो सके। अब परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY। PKVY एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट स्कीम के अंदर आती है। ये स्कीम 2015 में लॉन्च की गई थी और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना है। इनमें क्लस्टर अप्रोच का यूज होता है, जिसमें एक एरिया के कई फार्मर को मिला के PGS सर्टिफिकेशन यानी कि पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम दी जाती है। इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं जैसे कॉमर्शियल ऑर्गेनिक प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, पेस्टिसाइड रेसिड्यू फ्री हार्वेस्ट प्रोड्यूस करना, फार्मर इनकम को इंक्रीज करना, सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करना और क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन को प्रमोट करना। PKVY का मेन फोकस है ऑर्गेनिक फार्मिंग को सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल बनाना, जिससे फार्मर की इनकम भी बढ़े और सॉइल हेल्थ भी इम्प्रूव हो। अब नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन NPOP। NPOP को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 2001 में इम्प्लीमेंट किया था। ये प्रोग्राम ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए सर्टिफिकेशन प्रोग्राम को इवेलुएट करता है और एक्रीडेशन प्रोवाइड करता है। इसका मेन एम है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की सर्टिफिकेशन को फैसिलिटेट करना, ऑर्गेनिक फार्मिंग और प्रोसेसिंग को इनहेंस करना, इनकरेज करना। एपेडा यानी कि एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी इस स्कीम का इम्प्लीमेंट एजेंसी है। NPOP से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलती है, जिससे एक्सपोर्ट और मार्केटेबिलिटी इंक्रीज होती है। अब पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम PGS को यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया था ताकि ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्शन को इंसेंटिवाइज किया जा सके। ये स्कीम स्मॉल प्रोड्यूसर को ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन देने में मदद करती है। PGS में एक प्रोसेस होता है जिसमें फार्मर अपने पीयर को एसेस करता है और उनके प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस को वेरीफाई करते हैं। ये स्कीम थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन के फ्रेमवर्क के बाहर काम करती है, मतलब फार्मर खुद अपने प्रैक्टिसेस को वेरीफाई करते हैं। PGS का मेन बेनिफिट है ये स्मॉल फार्मर को ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन देने में मदद करता है बिना किसी कॉस्टली थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट के। अब लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन LAC स्कीम को PKVY के अंदर लॉन्च किया गया था। ये एक क्विक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है जिसमें विलेज क्लस्टर को एक ग्रुप में सर्टिफाई किया जाता है। इसमें अगर एक विलेज के सभी फार्मर स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट को फॉलो करते हैं तो उनमें मास सर्टिफिकेशन मिल सकती है, उसे मास सर्टिफिकेशन मिल जाती है। इसका प्रोसेस सिंप्लीफाइड होता है और ट्रांजिशन पीरियड की जरूरत नहीं होती। LAC का मेन एडवांटेज ये है कि फास्ट सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है, जिससे विलेज लेवल पे ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जा सके। अब बात करते हैं कुछ की टर्म्स की। क्लस्टर अप्रोच, ये एक मेथड है जिसमें एक एरिया के कई फार्मर को मिला के एक कॉमन गोल अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। PGS सर्टिफिकेशन, ये एक पार्टिसिपेटरी सर्टिफिकेशन सिस्टम है जिसमें फार्मर अपने पीयर को एसेस करते हैं और उनके ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस को वेरीफाई करते हैं। वैल्यू चेन मोड, ये एक अप्रोच है जिसमें इनपुट से लेकर मार्केटिंग और ब्रांड बिल्डिंग तक सब स्टेप को ओरिजिनली इंटीग्रेट किया जाता है। अब बात करते हैं नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग एक फार्मिंग मेथड है जो
फुकुआ मेथड या डू नथिंग फार्मिंग का नाम से भी जाना जाता है। इसमें मैन्युफैक्चरर इनपुट और मॉडर्न इक्विपमेंट का यूज नहीं होता। ये एक सस्टेनेबल फार्मिंग मेथड है जो केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के बिना फार्मिंग को प्रमोट करता है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग इस मेथड का एक पॉपुलर एग्जाम्पल है। अब बेनिफिट्स ऑफ नेचुरल फार्मिंग को देखते हैं। लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नेचुरल फार्मिंग में केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड का यूज नहीं होता, इसलिए प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम होती है। फार्मर को एक्सपेंसिव केमिकल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। गुड फॉर हेल्थ। ये मेथड केमिकल फ्री फूड प्रोड्यूस करता है जो न्यूट्रिशनली डेंस होता है। इससे हेल्थ को फायदा होता है क्योंकि पेस्टिसाइड रेसिड्यू नहीं होते। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। इन्वायरमेंट कंजर्वेशन। नेचुरल फार्मिंग केमिकल रेसिड्यू और कार्बन इमिशन को कम करती है। ये फंक्शनल बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करती है जिसमें क्रॉप, ट्री और लाइव स्टॉक एक दूसरे के साथ काम करते हैं। एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर। नेचुरल फार्मिंग में वाटर का एफिशिएंट यूज होता है। ये सॉइल मॉइस्चर को अच्छे से करने में मदद करता है जो मॉडर्न कमर्शियल फार्मिंग के कंपैरिजन में ज़्यादा इफेक्टिव है। सॉइल हेल्थ। ये मेथड सॉइल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है, माइक्रोबियल बायोमास को बढ़ाता है और न्यूट्रिएंट्स कंटेंट को इनहेंस करता है बिना सॉइल को डिप्लीट किए। अब चैलेंजेज ऑफ नेचुरल फार्मिंग को देखते हैं। यील्ड डिक्लाइन। सिक्किम जैसे कुछ जगह पर जब फार्मर ने ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग एडॉप्ट की तो इनिशियल ईयर में यील्ड डिक्लाइन देखा गया। इससे कुछ फार्मर को कन्वेंशनल मेथड पर वापस जाना पड़ा। शॉर्टेज ऑफ नेचुरल इनपुट। नेचुरल इनपुट जैसे काउ डंग, काउ यूरिन और जेगरी का शॉर्टेज होता है। ये इनपुट टाइमली और सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं होते जो फार्मिंग ट्रांजिशन को स्लो कर सकता है। रेजिस्टेंट फ्रॉम केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इनपुट का इंडस्ट्री बहुत कैपिटल इंटेंसिव है और ये इंडस्ट्री नेचुरल फार्मिंग के लिए रेजिस्टेंट दिखाता है क्योंकि उनका बिजनेस इम्पैक्ट होता है। अब जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को देखते हैं। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को इंडिया के बजट 2019-20 में इंट्रोड्यूस किया गया था और ये सुभाष पालेकर ने प्रोपेगेट किया था। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का मेन आइडिया है कि इनपुट का खर्चा जीरो हो। यह मेथड लोकली अवेलेबल नेचुरल प्रोडक्ट पर रिलाई करता है जिससे फार्मर अपने आसपास से ले सकते हैं। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के कंपोनेंट्स में शामिल हैं जैसे सॉइल एरेशन, सॉइल को अच्छी तरह से हवा देना, मिनिमल वाटरिंग, कम पानी देना, इंटरक्रॉपिंग, दो या ज्यादा क्रॉप को एक साथ उगाना, बंड, फील्ड के आसपास बंड बनाना, टॉप सॉइल मल्चिंग, सॉइल को मल्च से कवर करना, डिस्करेजमेंट ऑफ इंटेंसिव इरिगेशन, ज्यादा इरिगेशन को अवॉइड करना, डीप प्लॉविंग, जमीन को गहरा खोदना नहीं। नेचुरल इनपुट जैसे काउ डंग, काउ यूरिन, जेगरी एक्सेट्रा को केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स के बदले यूज किया जाता है। जीवामृत, बीजामृत, अचंडाना और पाप्सना जैसे प्रिपरेशन सॉइल हेल्थ और पेस्ट मैनेजमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। पेस्ट मैनेजमेंट, अग्नि अस्त्र, ब्रह्मास्त्र और नीमास्त्र जैसे प्रिपरेशन जो काउ यूरिन, काउ डंग, तंबाकू, फ्रूट, ग्रीन चिल्ली, गार्लिक और नीम से बनते हैं, पेस्ट कंट्रोल के लिए यूज किए जाते हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स इन नेचुरल फार्मिंग। जीवा अमृत। जीवा अमृत एक फर्मेंटेड माइक्रोबियल कल्चर है जो सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अर्थवर्म की एक्टिविटीज को प्रमोट करता है। यह सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करता है और फंगल और बैक्टीरियल प्लांट डिजीज को प्रिवेंट करता है। इसका प्रिपरेशन देसी काउ डंग और काउ यूरिन से होता है जिसमें जेगरी भी मिलाया जाता है। ये एक नेचुरल फर्टिलाइजर है जो सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाता है। बीजा अमृत। बीजा अमृता एक नेचुरल प्रिपरेशन है जो यंग रूट को फंगस और सॉइल बोर्न डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। इसका यूज सीड ट्रीटमेंट के लिए होता है जिससे सीड को डिजीज से बचाया जा सकता है। ये भी काउ डंग, काउ यूरिन और जेगरी से बनाए जाते हैं जो सीड को हेल्दी बनाने में मदद करते हैं। मल्चिंग, अचंडाना,
मल्चिंग का मतलब है सॉइल पर एक प्रोटेक्टिव बायोमास लेयर डालना। यह सॉइल मॉइस्चर को रिटेन करता है और वीड ग्रोथ को कंट्रोल करता है। मल्चिंग से सॉइल की टेम्परेचर स्टेबल रहती है और इरोजन से भी बचाव होता है। वापसना मॉइस्चर वापस वापसना का मतलब है सॉइल में एयर मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स का होना। यह कंडीशन तब होती है जब सॉइल में सफिशिएंट मॉइस्चर हो लेकिन ओवर इरिगेशन से बचने की कोशिश की जाती है। वापसना से सॉइल की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ती है और इरिगेशन का यूज भी इफिशिएंट होता है। ये मेथड इरिगेशन को रिड्यूस करते हैं और अल्टरनेट फरो में पानी देना रिकमेंड करता है। अब भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति स्कीम बीपीकेपी बीपीकेपी स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने 2020-21 में लॉन्च किया था। ये स्कीम परंपरागत कृषि विकास योजना की एक सब स्कीम है जो ट्रेडिशनल इंडिजिनस प्रैक्टिसेस को प्रमोट करता है। इस स्कीम के अंदर क्लस्टर फॉर्मेशन के लिए 12,200 पर हेक्टर रुपीज की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है जो 3 ईयर तक अवेलेबल होती है। बीपीकेपी में सिंथेटिक इनपुट को एक्सक्लूड किया जाता है और ऑन फार्म बायोमास रिसाइकलिंग, काउ डंग यूरिन फॉर्मुलेशन, प्लांट वेस्ट प्रिपरेशन और सॉइल एरेशन का यूज होता है। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग को देखते हैं, उसके डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज को देखते हैं। सिमिलरिटीज ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग दोनों ही सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर और केमिकल पेस्टिसाइड का यूज नहीं करती। दोनों का मेन फोकस है सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करना और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करना। डिफरेंसेस को देखते हैं। नेचुरल फार्मिंग जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग एक डू नथिंग अप्रोच फॉलो करता है जिसमें प्लॉगिंग और टिलिंग अवॉइड किया जाता है। ये लो कॉस्ट या जीरो कॉस्ट फार्मिंग मेथड है जो लोकली मेड प्रिपरेशन पर रिले करता है जैसे काउ डंग, काउ यूरिन, जेगरी पर। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में इंटेंसिव इरिगेशन और डीप प्लॉगिंग को डिस्करेज किया जाता है। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग एक होलिस्टिक सिस्टम है जो एग्रो इकोसिस्टम के अंदर प्रोडक्टिविटी को ऑप्टिमाइज करता है। इसमें प्लॉगिंग और ऑर्गेनिक मैन्यूर एप्लीकेशन का यूज होता है जिससे सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन किया जाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में नेचुरल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का यूज होता है लेकिन केमिकल इनपुट को अवॉइड किया जाता है। अब बात करते हैं मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक और कॉन्सेप्ट को। फर्स्ट, हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स एक सॉइल लेस कल्टीवेशन मेथड है जिसमें प्लांट को वाटर में बैलेंस मिनरल न्यूट्रिएंट्स के साथ ग्रो किया जाता है। इसके एडवांटेज को देखते हैं। हाई यील्ड, सॉइल के बिना भी प्लांट एफिशिएंटली ग्रो करते हैं। रिड्यूस वाटर यूजेस, ट्रेडिशनल फार्मिंग के कंपैरिजन में कम पानी लगता है। बेटर क्वालिटी कंट्रोल, प्लांट को न्यूट्रिएंट्स रिच वाटर मिलता है जो उनकी ग्रोथ को ऑप्टिमाइज करता है। न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स, पेस्टिसाइड और केमिकल का यूज नहीं होता इसलिए हेल्दी क्रॉप्स मिलते हैं। डिसएडवांटेज को देखते हैं। कैपिटल इंटेंसिव, इनिशियल इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा होता है जो हर फार्मर के लिए फिजिबल नहीं होता। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, हाइड्रोपोनिक सिस्टम को कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। लैक ऑफ अवेयरनेस, बहुत से लोग को इस टेक्निक के बारे में अवेयर नहीं होते। अब एक्वापोनिक्स। एक्वापोनिक्स एक कॉम्बिनेशन है एक्वाकल्चर और हाइड्रोपोनिक्स का। इसमें फिश के एक्सक्रीशन को प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट्स के रूप में यूज किया जाता है। फिश वेस्ट प्लांट के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का काम करती है और प्लांट वाटर को फिल्टर करते हैं जिससे क्लीन वाटर फिश को मिलता है। ये एक क्लोज लूप सिस्टम है जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एफिशिएंटली रिसाइकल करता है। अब एरोपोनिक्स। एरोपोनिक्स एक मेथड है जिसमें प्लांट्स की रूट को एयर में सस्पेंड किया जाता है और उन्हें मिस्ट के थ्रू न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किया जाता है। एडवांटेज देखते हैं इसके। डिजीज कंट्रोल, क्योंकि रूट सॉइल में नहीं होते तो डिजीज का रिस्क कम होता है। फास्टर ग्रोथ, रूट को डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स मिलती है इसलिए प्लांट जल्दी ग्रो करते हैं। रिड्यूस न्यूट्रिएंट्स इनपुट, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन का यूज कम होता है क्योंकि मिस्ट फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली रूट तक पहुंचती है। अब
जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जीएमओ। जीएमओ वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके जेनेटिक मटेरियल को जेनेटिकली इंजीनियरिंग टेक्निक से मॉडिफाई किया जाता है। एग्रीकल्चर में जीएमओ का यूज क्रॉप्स की यील्ड को इम्प्रूव करने, पेस्ट से रेजिस्टेंट और इन्वायरमेंटल कंडीशन को टॉलरेट करने के लिए होता है। एग्जाम्पल ऑफ जीएम क्रॉप्स को देखते हैं। बीटी कॉटन, इसमें बेसिलस थ्रिनोजेनेसिस जीन डाला जाता है जो कॉटन प्लांट को पेस्ट से प्रोटेक्ट करता है। बीटी ब्रिंजल, ये भी एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल है जो पेस्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंट होता है। गोल्डन राइस, इसमें विटामिन ए को इनहेंस किया जाता है जो माल न्यूट्रिशन को दूर करने में मदद करता है। अब बेनिफिट्स ऑफ जीएम क्रॉप को देखते हैं। इम्प्रूव यील्ड, मॉडिफाइड क्रॉप ज्यादा यील्ड देती है। स्ट्रेस टॉलरेंस, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन को टॉलरेट करने की एबिलिटी बढ़ जाती है। डिजीज रेजिस्टेंट, पेस्ट और डिजीज से बचाव होता है। न्यूट्रिएंट्स प्रोफाइल, क्रॉप में एडिशनल न्यूट्रिएंट्स ऐड किया जा सकता है गोल्डन राइस में विटामिन ए जैसे। अब इशू विथ जीएम क्रॉप्स, सेफ्टी कंसर्न, कुछ लोग जीएम क्रॉप्स के हेल्थ इफेक्ट को लेकर कंसर्न होते हैं। एसेस एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जीएम सीड की ओनरशिप कुछ लार्ज कंपनीज के पास होती है जो स्मॉल फार्मर के लिए चैलेंजिंग हो सकता है। इथिकल कंसिडरेशन, जेनेटिक मॉडिफिकेशन को लेकर इथिकल डिबेट होता है। लेबलिंग चैलेंजेस, जीएम फूड को आइडेंटिफाई करना और उन्हें लेबल करना मुश्किल हो सकता है। इलीगल कल्टीवेशन, कभी कभी जीएम क्रॉप इलीगल तरीके से उगाए जाते हैं जो रेगुलेटरी कंसर्न क्रिएट करता है। अब एफएसएसएआई न्यू ड्राफ्ट फॉर जीएम फूड रेगुलेशंस को देखते हैं। एफएसएसएआई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक न्यू ड्राफ्ट प्रपोज किया है जो जीएम फूड के रेगुलेशन को हैंडल करेगा। लेबलिंग, अगर फूड प्रोडक्ट में 1% या ज्यादा जीएम इंग्रेडिएंट है तो उसे लेबल करना जरूरी होगा। अप्रूवल, जीएम फूड प्रोडक्ट को एफएसएसएआई से अप्रूवल लेना होगा और जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रेजल कमेटी से क्लियरेंस चाहिए होगा बिफोर मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्टिंग और मार्केटिंग। अब वेरियस एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को देखते हैं। सिल्वीकल्चर, फॉरेस्ट ट्री की कल्टीवेशन। सेरीकल्चर, सिल्क वर्म की फार्मिंग जो सिल्क प्रोड्यूस करते हैं। एपीकल्चर, बी कीपिंग जो हनी और बीवैक्स के लिए होता है। ओलेरीकल्चर, वेजिटेबल कल्टीवेशन। विटीकल्चर, ग्रेपेवाइन कल्टीवेशन। फ्लोरिकल्चर, फ्लावर कल्टीवेशन। आर्बोरिकल्चर, ट्री कल्टीवेशन फॉर टिम्बर और अदर प्रोडक्ट। पोमोलॉजी, फ्रूट कल्टीवेशन। अब मशरूम कल्चर को देखते हैं। मशरूम कल्चर में फंगाई को ऑर्गेनिक मैटर या वेस्ट मटेरियल पर उगाया जाता है। मशरूम एक अच्छी सोर्स है हाई क्वालिटी प्रोटीन, विटामिन और मिनरल के लिए। मशरूम फार्मिंग को एक सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल एक्टिविटी माना जाता है, स्पेशली वेस्ट रिसाइकलिंग के लिए।